ठीक है. What is normalizing? Normalizing is also known as normalizing is also known as normalizing is also known as air quenching. It is also known as air quenching. ठीक है. It consists heating of steel. It consists heating of steel. Heating of steel 40 to 50 degree 40 to 50 degrees Celsius above the upper critical temperature. Upper critical temperature. Then holding this temperature for a short period of time. For a short period of time. And then cooling in air. Cooling in air at room temperature. Room temperature. ये जो एयर होती है यहाँ पे, ये स्टिल एयर होती है, ब्लो नहीं करते, स्टिल एयर करते हैं. ठीक है. नॉर्मलाइजिंग कैसे डिफरेंस है अनिलिंग से? नॉर्मलाइजिंग रेट ऑफ कूलिंग इज मोर रैपिड. इन नॉर्मलाइजिंग rate of cooling is more rapid. अब इस लाइन से आपको सारे आंसर्स जो है वो धीरे धीरे मिलना शुरू हो जाएंगे. ठीक है. और नॉर्मलाइजिंग हम किसकी करेंगे? उन उस स्टील की करेंगे जो जिनमें हाई स्ट्रेसेस होते हैं, हाई इंटरनल स्ट्रेसेस होंगे, उनकी करेंगे. It is given to those products या steels, those products which are subjected to high stresses. Next point, normalizing का ही. It produces structures of या microstructures of ferrite and pearlite. In hypoeutectoid steels and pearlite and cementite for hypereutectoid steels. ये भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि हमारा जो माइक्रोस्ट्रक्चर है वो क्या रहेगा हाइपर हाइपर में जब हम नॉर्मलाइजिंग करते हैं. What are the
व्हाट आर द पर्पस ऑफ नॉर्मलाइजिंग। अब हमारे पास अनीलिंग प्रोसेस तो था ही, हम नॉर्मलाइजिंग क्यों करते हैं? नॉर्मलाइजिंग इसीलिए करते हैं कि हमारा जो स्टील है उस या उसमें जितने भी हमारे इंटरनल स्ट्रेसेस हैं वो हमारे रिलीव हो जाए। तो फर्स्ट पर्पस ऑफ नॉर्मलाइजिंग, पर्पस ऑफ नॉर्मलाइजिंग, बड़ी बार क्वेश्चन आता है पर्पस ऑफ नॉर्मलाइजिंग। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पहला, कलर चेंज करें, प्रोड्यूसेस यूनिफॉर्म ग्रेन स्ट्रक्चर, produces uniform grain structure. Second point, refines grain size, refines grain size, refines grain size. Third, very important point, reduces internal stresses, reduces internal stresses. Next point, improves structure in welds, improves structure in welds. Next point, produces harder and stronger steel, produces harder and stronger steel than full annealing. Full annealing. Next slide, इसी का next point, it raises yield point, comma, UTS is ultimate tensile strength and impact strength in steels, impact strength in steels, ये भी एक important point है। Next point, these are the no common apply to castings to relieve stresses, ये भी हो गया हमारा। नेक्स्ट इज स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ाता है, ठीक है, एयर पंचिंग कहते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ठीक है। दीज आर द पर्पस ऑफ नॉर्मलाइजिंग, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा इसमें आता है वो है हमारा हार्डनिंग, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। It is the heat treatment of steel which increases its hardness by quenching. It is heat treatment of steel which increases its hardness by quenching. Quenching भी करते हैं और टेम्परिंग भी करते हैं, ठीक है। अब हार्डनिंग में हमारा क्या होता है, ये भी लाइन हमेशा याद रखना, द पर्पस ऑफ हार्डनिंग is to make martensite, very important line, very important line, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे हमारा एक पॉइंट आता है कि हमने मार्टनसाइट बनाना है। अब मार्टनसाइट कैसे बनता था ट्रिपल टी डायग्राम में, जब हम क्रिटिकल कूलिंग रेट से किसी चीज को ठंडा करते थे, ठीक है। जब 200 डिग्री सेल्सियस पर सेकंड के रेट से हम ठंडा करेंगे तो हमारा मार्टनसाइट बनेगा, और मार्टनसाइट इज हार्ड एंड ब्रिटल। अब हमारा इंजीनियरिंग, जो हमारी इंजीनियरिंग पर्पस के लिए हमारी चीजें यूज होती है, वहां पे एक कंसेप्ट लगता है कि जो सरफेस है वो हार्ड होना चाहिए। अब सरफेस हार्ड क्यों होगा? वाई आवर सरफेस ऑफ इंजीनियरिंग
workpiece is hard because it will show less wear and tear. Hard surface shows less wear and tear. So the purpose is to get hardness on the surface so that its life increases. ठीक है. Now hardening is always followed by tempering. Hardening is followed by tempering. Hardening is followed by tempering. ठीक है. अब होता क्या है, बेसिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम डिस्कस करते हैं. हार्डनिंग क्यों कर रहे हैं हम? हार्डन स्टील रेजिस्ट टू वियर, ये मैं लिखा देता हूँ. हार्डन स्टील रेजिस्ट्स टू वियर. नेक्स्ट पॉइंट, it improves strength, toughness and ductility. Improves strength, toughness and ductility. Strength, toughness and ductility. Next point, it develops best combination of strength and ductility. ठीक है. तो ये हमारे पास हार्डनिंग के होते हैं. ठीक है. नाउ हाउ वी डू हार्डनिंग, कैसे करते हैं हम हार्डनिंग? हाउ वी डू हार्डनिंग? Sample is heated to a temperature. Sample is heated to a temperature. Sample is heated to a temperature. Sample is heated to a temperature at which austenite is stable. At which austenite is stable. Sample is heated to a temperature at which austenite is stable. Then sample is quenched in some medium. Then sample is quenched into some medium. ठीक है. तो सैंपल को हम क्वेंच करेंगे, और क्वेंच कैसे करना है? हमने क्वेंच करने के 3 तरीके हैं. ठीक है. क्वेंच करना है, क्वेंच का मतलब होता है पानी में ठंडा करना. पानी भी हो सकता है, सॉल्ट भी हो सकता है और ऑयल भी हो सकता है. सॉल्ट बात या ऑयल. अब इसमें क्वेंचिंग का मार्टेनसाइट बनेगा कैसे? जब हमारा जो कूलिंग रेट होगा, ठीक है, एट कूलिंग रेट हायर देन क्रिटिकल कूलिंग रेट, तभी मार्टेनसाइट बनेगा. क्रिटिकल कूलिंग रेट. आपने कई बार वेल्डिंग करते हुए देखा होगा, जब वो वेल्डिंग करते हैं उसके पास एक कटोरा बड़ा होता है, इसमें पानी होता है. ठीक है ना, पानी होता है. जैसे ही वो वेल्डिंग करता है, सपोज ये मैंने ज्वाइंट किया और यहाँ पे वेल्डिंग की, ठीक है, तो इसको ये फटाफट इस पानी में डाल देगा. उससे क्या होता है, जब ये जल्दी से पानी में डालेगा तो वाटर इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट. ठीक है. तो ये फटाफट इसको जो है वो ठंडा कर देता है. जो ठंडा कर देता है तो इसके ऊपर एक मार्टेनसाइट की लेयर फॉर्मेशन हो जाती है क्रिटिकल कूलिंग रेट से. ठीक है. तो जो वेल्ड सरफेस है वो काफी हार्ड हो जाता है. ठीक है. ये तो बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है. यू हैव सीन मेनी वेल्डर्स डूइंग दिस थिंग. कहीं पे भी जाओगे, गैस वेल्डिंग होगी या आर्क वेल्डिंग होगी, कोई छोटा सा पीस आपने ज्वाइन करना होगा, उसके पास जाना, वो आपको करके दिखाएगा. तो कैसे वेल्ड करना है तो वो दिखाएगा, फटाफट पानी में डाल देता है. ठीक है. तो पहले हम बात करेंगे, अब हम करेंगे क्वेंचिंग मीडियम की. ठीक है. क्वेंचिंग मीडियम तो 4 तरह की होती है, वैसे 3 तरह की भी ले सकते हैं हम. तो पहले हमारा जहाँ पे आ जाता है क्वेंचिंग मीडियम. ठीक है. तो फर्स्ट इज अवर वाटर. वाटर में क्या बनता है? वाटर में जो कूलिंग होगी वो होगी वेरी फास्ट कूलिंग.
और क्या बनेगा, मार्टनसाइट। क्या बनेगा, मार्टनसाइट। ठीक है। सेकंड आ जाता है हमारा ऑयल। ऑयल में क्या होगा, फास्ट कूलिंग। क्या बनेगा, वेरी फाइन परलाइट। इसको हम आगे भी करेंगे, वेरी फाइन परलाइट। फिर थर्ड हमारे पास एयर आएगी। एयर में हमारे पास मीडियम रेट ऑफ कूलिंग होगा, मीडियम रेट होगा, और हमारे पास बनेगा फाइन परलाइट। तो लास्ट में हमारे पास आता है फर्नेस, फर्नेस कूल। इसमें क्या होता है, वेरी स्लो कूलिंग होती है, क्योंकि फर्नेस आगे कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में होता है। ठीक है, और हमारे पास बनेगा कोर्स परलाइट। चलो जी, अब मुझे ये बताओ सबसे ज्यादा हार्डनेस किसकी होगी, सबसे ज्यादा हार्डनेस होगी हमारी मार्टनसाइट की। क्यों, क्यों, क्योंकि मैंने बताया था मार्टनसाइट इज द हार्डेस्ट फॉर्म। ठीक है, तो मार्टनसाइट की हार्डनेस जो होगी वो सबसे ज्यादा होगी। अगर हार्डनेस देखनी है आपने, तो हार्डनेस होती है इसकी 65 आरसी वैल्यू हार्डनेस। ठीक है, फिर यहाँ पे आती है हमारी 35, यहाँ पे आती है 25, और यहाँ पे आती है 15। ठीक है, दिस इज अवर कंटिन्यूइंग की बात। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आता है कि विच इज व्हाट आर द ड्रॉबैक्स, कि ड्रॉबैक्स क्या है इसके हमारे पास हार्डनिंग के। ठीक है, तो यहाँ पे हम यहाँ पे कवर करेंगे जो ऑस्टेनेट सैंपल्स होते हैं, जो वाटर क्वेंचिंग होती है, जो वाटर में हम हार्डनिंग करते हैं। वाटर में क्या प्रॉब्लम आती है हमारे पास, वेपर ब्लैंकेट फॉर्मेशन हो जाती है, वेपर ब्लैंकेट फॉर्मेशन, वेपर ब्लैंकेट फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये क्या होता है, हीट ट्रांसफर रेट रिड्यूस कर देता है, रिड्यूसेस हीट ट्रांसफर रेट। ठीक है, सेकंड आ जाता है हमारे पास ऑयल। ऑयल, हाँ, ऑयल में क्या होता है हमारा, देयर इज नो वेपर ब्लैंकेट, नो वेपर ब्लैंकेट बट यूनिफॉर्म कूलिंग। ठीक है, मोस्टली यूज्ड फॉर अलॉय स्टील्स, मोस्टली यूज्ड फॉर अलॉय स्टील्स। ज्यादा ऑयल हम किसके लिए यूज करते हैं, अलॉय स्टील्स के लिए। फिर आता है सॉल्ट बाथ। सॉल्ट बाथ का मतलब क्या होता है, पानी में नमक मिला दो। नमक कौन सा होता है हमारे पास, ब्राइन होता है, NaCl, NaCl 5 से 20%। कास्टिक सोडा मिला देते हैं हम इसमें। ठीक है, 10 to 20, सॉरी 5 to 10% कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा मिला देते हैं। ठीक है, फिर पानी और कुछ ऑयल वगैरह अगर मिलाना हो तो मिला देते हैं। ठीक है, सो दिस इज अवर साल्ट बाथ। साल्ट बाथ में क्या प्रॉब्लम आती है, नो वेपर ब्लैंकेट, नो वेपर ब्लैंकेट। ठीक है, बट कूलिंग इज नॉट होमोजेनियस, बट कूलिंग इज नॉट होमोजेनियस, नो वेपर ब्लैंकेट बट कूलिंग इज नॉट होमोजेनियस। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम ये है कि हम हीट ट्रीटमेंट किसका करेंगे और कितना करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक नोट करने वाली चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट, नोट ये है कि जो प्रो यूटेक्टाइड फेज है, मैंने जब डायग्राम करवाई थी आपको बताया था, प्रो यूटेक्टाइड फेज, प्रो यूटेक्टाइड फेज में क्या आएगा, अल्फा भी आ जाएगा और Fe3C भी आ जाएगा, दोनों बनते हैं ना हाइपो हाइपर में। ठीक है, इट डज नॉट रिस्पॉन्ड टू हीट ट्रीटमेंट, इट डज नॉट respond to heat treatment, it does not respond to heat treatment। ठीक है, अगर हीट ट्रीटमेंट में रिस्पॉन्डेड और नो मार्टनसाइट फॉर्मेशन,
नो मार्टनसाइट फॉर्मेशन, नो मार्टनसाइट फॉर्मेशन। ठीक है, सो ओनली medium carbon steels, medium carbon steels can be heat treated, can be heat treated। उसका रीजन क्या है? क्योंकि इसमें प्रो यूटेक्टाइड फेज जो होता है वो मिनिमम होता है, और जो यूटेक्टाइड कंपोजिशन होती है वही मार्टनसाइट फॉर्मेशन में हेल्प करती है। ठीक है, तो नेक्स्ट यहीं पे नोट में लिख लेंगे, माइल्ड एंड हाई कार्बन स्टील्स, high carbon steels cannot be heat treated, cannot be heat treated, cannot be heat treated due to pro-eutectoid phase, due to pro-eutectoid phase। ठीक है, तो ये हमारा था व्हाट इट वाज अवर हीट ट्रीटमेंट, और ये था हमारा नॉर्मलाइजिंग। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो इसमें आता है वो आता है टेम्परिंग। सो व्हाट इज टेम्परिंग? व्हाट इज टेम्परिंग? द पर्पस ऑफ टेम्परिंग, द पर्पस ऑफ टेम्परिंग। अब प्रॉब्लम क्या हुई? अब हमने मार्टनसाइट बना लिया। मार्टनसाइट क्या होता है? हमारा हार्ड एंड ब्रिटल। तो अब जो हार्ड एंड ब्रिटल है वो जल्दी टूट जाएगा। अगर जल्दी टूट जाएगा तो हम मशीन में उसको यूज कैसे करेंगे? शाफ्ट बनानी है, अगर वो मैंने थोड़ा सा लोड डाला और वो टूट गई, वियर एंड टियर तो नहीं हुई बट अंदर से क्रैक होगी, तो वो भी हमें एक प्रॉब्लम देती है। तो हम क्या करते हैं? हम उसकी टेम्परिंग करते हैं। टेम्परिंग, टेम्परिंग में बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना। द पर्पस ऑफ टेम्परिंग इज टू इंड्यूस टफनेस इनटू मार्टनसाइट। ठीक है, ठीक है, पर्पस ऑफ tempering is to induce toughness into martensite, toughness into martensite। क्या मतलब हुआ इसका? हम मार्टनसाइट को टफ करेंगे, ठीक है, ताकि वो हम उसको यूज कर सके। तो इसका पर्पस क्या होता है? पर्पस, व्हाट इज पर्पस? ठीक है, अब पर्पस में हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है, रेजिडुअल स्ट्रेसेस आर रिलीव्ड, रेजिडुअल स्ट्रेसेस आर relieved, residual stresses are relieved। Next point, ductility is improved, ductility is improved। फिर next point, toughness is increased, toughness is increased। ठीक है, अब टेम्परिंग जो है वो तीन तरह की होगी। टेम्परिंग will be of three types। first is high temperature tempering, high temperature tempering। ठीक है, इसमें जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम कहते हैं सोरबाइट, ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है, अब होता क्या? इट इज डन एट ए टेम्परेचर रेंज ऑफ, इट इज डन एट टेम्परेचर रेंज ऑफ 500 to 650 डिग्री सेल्सियस। it leads to formation of microscopic cementite। याद रखना, it leads to formation of microscopic cementite। it gives good strength and toughness, good strength and toughness। सेकेंड आता है हमारा मीडियम टेम्परेचर टेम्परिंग, मीडियम टेम्परेचर टेम्परिंग, मीडियम टेम्परेचर टेम्परिंग। इसमें जो स्ट्रक्चर बनता है उसका नाम होता है टूस टाइप, TROOSTITE।
ट्रू स्टेट, ठीक है, ट्रू स्टेट। इट इज डन एट, इट इज डन एट it is done at 350 to 500 degrees Celsius, 350 to 500 degrees Celsius, 350 to 500 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, वहां तक होती है, ठीक है, रिजल्टिंग इन स्ट्रक्चर नोन एज ट्रू स्टेट, ठीक है। दिस इंक्रीजेस एंड्योरेंस लिमिट, this increases endurance limit, endurance limit, limit and elastic limit, elastic limit। अब इलास्टिक लिमिट की बात करते हैं तो वो परसेंटेज इलॉन्गेशन भी होगी और डक्टिलिटी भी होगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, ठीक है, आफ्टर आफ्टर द टेम्परिंग द वर्क इज कूल्ड इन, आफ्टर टेम्परिंग, आफ्टर टेम्परिंग, ये वाली टेम्परिंग करने के बाद वर्क पीस इज कूल्ड इन वाटर, कूल्ड इन वाटर, इसको पानी में हम क्या करेंगे, ठंडा कर देंगे, ठीक है। दिस इंक्रीजेस एंड्योरेंस लिमिट, this increases endurance limit, endurance limit, ठीक है, as in case of springs, as in case of springs, ठीक है। तो किसके लिए यूजेस कहाँ पे करते हैं हम, यूजेस यूज्ड फॉर स्प्रिंग स्टील्स, spring steels and die steels, spring steels and die steels। और स्प्रिंग स्टील और डाई स्टील में हमें क्या चाहिए, एंड्योरेंस। एंड्योरेंस क्या होती है, जब आप पे रेगुलर लोड पड़ता है, साइक्लिक लोड पड़ता है, तो हमारी एंड्योरेंस, इसको हम कहते हैं एंड्योरेंस, ठीक है। तो जब हमारे किसी भी वर्क पीस पे साइक्लिक लोड पड़ेगा या कॉन्टिन्यूस लोड पड़ेगा आफ्टर रिपीटेड इंटरवल्स, ठीक है, तो उसकी जो लिमिट हम मेजर करते हैं, उसकी लोड सहने की क्षमता या उसकी स्ट्रेस सहने की क्षमता को, उसको हम कहते हैं एंड्योरेंस लिमिट। और लास्ट हमारे पास आएगा, हाई भी हो गया, मीडियम भी हो गया, और थर्ड हमारे पास आता है लो टेम्परेचर टेम्परिंग, लो टेम्परेचर टेम्परिंग। इसका कोई नाम नहीं होता जैसे पहले वालों का होता था, उसको हम कहते थे सॉर्बाइट और ट्रू स्टेट। लो टेम्परेचर टेम्परिंग में हम क्या करते हैं, ठीक है, इट इज डन एट लो टेम्परेचर। तो लो टेम्परेचर कितना हुआ हमारा, 250 डिग्री। इट इज डन एट रेंज फ्रॉम 150 टू 250 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फिर इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट reduces internal stresses, increases strength and toughness, increases strength and toughness, increases strength and toughness, ठीक है। it provides high wear resistance, it provides high wear resistance। कहाँ पे यूज होता है, इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग, मेजरिंग एंड कटिंग टूल्स, यूज्ड फॉर मेजरिंग एंड कटिंग टूल्स। अब बात ये आती है कि मेजरिंग और कटिंग टूल्स ही क्यों हम के लिए हम ये लो टेम्परेचर टेम्परिंग करते हैं। इसका रीजन ये है कि जैसे हमने स्केल लिया और इसको बार बार लगाया एक जगह पे, तो जितनी बार लगाएंगे उतनी बार वियर एंड टियर होगी। अगर उसकी हाई वियर रेजिस्टेंस होगी तो वो कम घिसेगा। वही हाल हमारा, वही जो सेम जो है वो कहाँ पे यूज होती है, हमारी कटिंग टूल में, ठीक है। सो दिस इज अवर लो टेम्परेचर टेम्परिंग,
ठीक है। हाई टेम्परेचर टेम्परिंग में हम कहाँ करते हैं, रॉड्स, शाफ्ट, गियर्स में करते हैं। ठीक है, स्प्रिंग्स। मीडियम टेम्परेचर टेम्परिंग हमने अभी बताया, स्प्रिंग्स हो गए, हैमर्स हो गए, चीजर्स हो गए, वहां पे हम क्या करेंगे, मीडियम टेम्परेचर टेम्परिंग करेंगे। क्यों? क्योंकि वो हमारी टफनेस जो है वो बढ़ा देती है। टफनेस इज रेजिस्टेंस टू शॉक, ये हम आगे डेफिनेशंस करेंगे और उसमें भी आपको ये क्लियर हो जाएगा। बाकी मैंने आपको एक ग्राफ बनाया ही था, तो वो हम नेक्स्ट स्लाइड पे बना देते हैं। तो यहाँ पे हमारा एक ग्राफ आ जाता है। ठीक है, एक, दिस इज 1 2 3 4। एक, दो, ये हमारा है ऑस्टेनाइट। ऑस्टेनाइट टेम्परेचर ग्रेटर देन 723 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सो दिस इज अवर सैंपल ऑफ ऑस्टेनाइट। तो सबसे पहले हम करेंगे वाटर क्वेंचिंग। वाटर क्वेंचिंग, वाटर क्वेंचिंग से हमारे पास क्या बनता था, हमने पहले भी किया है। स्ट्रक्चर किसका लग रहा है आपको? ये स्ट्रक्चर है हमारा मार्टन साइट का, नीडल लाइक स्ट्रक्चर, मार्टन साइट या एकिकुलर स्ट्रक्चर, पहले भी मैं बता चुका हूँ पिछली क्लास में। फिर आ जाता है हमारा ये वाला। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने बनाना है, और ये व्हाइट हो गया, इसे कर देते हैं ब्लैक से। सो दिस इज अवर फाइन परलाइट, काफी क्लोज क्लोज लाइनें रहेंगी, डार्क लाइट बैंड की। सो दिस इज अवर फाइन परलाइट और वेरी फाइन परलाइट, क्योंकि ये हम करेंगे ऑयल में क्रंच। फाइन परलाइट कहाँ बनता था, अभी मैंने आपको चार्ट बनवाया था, चार्ट में देखोगे तो फाइन परलाइट आपको पता चल जाएगा कौन सा होता है। ठीक है, तो ये हमारा था, यहाँ पे हमारा क्रंचिंग मीडियम था ऑयल, और यहाँ पे बनेगा वेरी फाइन परलाइट। ठीक है, नेक्स्ट हमारी आ जाती है एयर। एयर में क्या होता है, एयर में हमारा बनता है फाइन परलाइट। ठीक है, तो फाइन परलाइट में थोड़ा वही रहेगा, बट स्पेस जो है वो थोड़ी बढ़ जाएगी। और लास्ट में हमारे पास कोर्स, सॉरी स्पेलिंग, कोर्स परलाइट। कोर्स परलाइट में क्या रहेगा, ये लाइट, ये थोड़ा और दूर हो जाएगा। परलाइट का स्ट्रक्चर तो याद है ना, लाइट एंड डार्क बैंड स्ट्रक्चर। ठीक है, एंड इट इज फॉर्म्ड बाय डिफ्यूजन। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज नॉट ए फेज, ये फेज नहीं है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ अल्फा फेराइट एंड सीमेंट। सो दिस इज अवर परलाइट। ये डायग्राम बना सकते हो, वाटर पंचिंग ऑयल, एयर और दैट, तो इसमें हमने किया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है केस हार्डनिंग। नेक्स्ट टॉपिक इज अवर केस हार्डनिंग। नेक्स्ट टॉपिक इज अवर केस हार्डनिंग। अब केस हार्डनिंग का मतलब क्या है, केस हार्डनिंग में हम क्या करते हैं, सरफेस पे केस को हार्ड कर देते हैं। अब हार्ड कैसे होगा, पर्पस इज टू पर्पस इज टू
increase the is to increase the percentage of carbon and nitrogen in the surface of specimen, ठीक है. this increases percentage of carbon and our specimen approaches eutectoid composition. eutectoid composition होगा तो हमारा क्या बन सकता है, which leads to, मैंने आपको बताया था कि मार्टनसाइट फॉर्मेशन जो है वो कहाँ कहाँ बनती है, वो सिर्फ यूटेक्टाइड कंपोजिशन पे बनती है, ठीक है. तो विच लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ मार्टनसाइट, विच लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ मार्टनसाइट, ठीक है. तो जब मार्टनसाइट बन जाएगी तो वहाँ पे हमारी स्ट्रेंथ जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी. अब कार्बन और नाइट्रोजन कहाँ जाते हैं, ये मैंने आपको पहले बताया था. इसको हम कहते हैं क्वार्टरल एटमॉस्फेयर. इट इज नोन एज क्वार्टरल एटमॉस्फेयर. अब क्वार्टरल एटमॉस्फेयर क्या करता है, ये कार्बन और नाइट्रोजन कहाँ जाते हैं, ये जाते हैं इंटरस्टिशियल साइट्स पे, ठीक है. अब इंटरस्टिशियल साइट्स पे ये क्या डेवलप करते हैं, लैटिस स्ट्रेन्स. और जब हम इस पे लोड लगाते हैं तो these strain fields create an obstacle in the moment of dislocation which relatively increases the strength of the steel, ठीक है. तो केस हार्डनिंग जो है वो इसलिए यूज करते हैं. इट इज एक्सटेंसिवली यूज्ड फॉर माइल्ड स्टील. It is extensively used for mild, ठीक है. इसके आगे 3 तरह के टाइप्स होते हैं. तो पहला टाइप हमारा जो होता है वो होता है कार्बोरेजिन. कार्बोरेजिन में हम क्या करते हैं, मेनली हमें कार्बन कंटेंट जो है वो बढ़ाना होता है. इसके 3 तरह होते हैं. एक होता है पैक कार्बोरेजिन, ठीक है. और सेकंड होता है हमारा लिक्विड कार्बोरेजिन, और थर्ड होता है हमारा गैस कार्बोरेजिन. ठीक है. पैक कार्बोरेजिन में हम क्या करते हैं, वी टेक ए चैम्बर. हमारे पास एक चैम्बर बनता है. उस चैम्बर में हम क्या करते हैं, हम सैंपल रख देते हैं माइल्ड स्टील पे, ठीक है. और इसमें एक मिक्सचर कर रखते हैं. इसमें कार्बोरेजिन मिक्सचर डालते हैं. इसमें डालते हैं कार्बोरेजिन मिक्सचर. कार्बोरेजिन मिक्सचर में क्या होता है हमारे पास, इसके अंदर होता है 50% चारकोल, 20% बेरियम कार्बोनेट और 5% कैल्शियम कार्बोनेट. 5 से 12% सोडियम बाइकार्बोनेट. ठीक है. ये कार्बोरेजिन मिक्सचर की कंपोजिशन होती है. 50% चारकोल भी कार्बन ही होता है, बेरियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और 5 से 12%. फिर इस सैंपल को हीट किया जाता है 950 डिग्री पे. जब हीट, हमें पता है जब हमारे पास टेम्परेचर हाई होगा तो क्या होगा, कार्बन मिक्सचर से डिफ्यूज होकर इसमें चला जाएगा, ठीक है. तो यही जो हम जब पैक कार्बोरेजिन हम करते हैं तो हम इस कार्बोरेजिन मिक्सचर को यूज करते हैं, ठीक है. 50% चारकोल, 20% बेरियम कार्बोनेट, 5% कैल्शियम कार्बोनेट, 5 से 12% जो है वो सोडियम कार्बोनेट. इसको यूज करके हम इस बॉक्स में रखते हैं और इसको हीट करते हैं 250 डिग्री पे और कुछ देर के लिए इसको छोड़ देते हैं. तो
इसमें क्या होता है, जो कार्बन फ्रॉम द कार्बोनाइज्ड मिक्सचर gets diffused into the specimens and hardness of our specimen increases। ठीक है, कहाँ पे यूज होता है, इट इज यूज फॉर गैस प्रोडक्शन। ठीक है, प्रॉब्लम्स क्या आती हैं कि एक बड़े से बॉक्स में इतनी चीजें डालना और उसको निकालना, लेबर कॉस्ट आ जाती है। ठीक है, क्रंचिंग इसकी डिफिकल्ट हो जाती है और टाइम ज्यादा लगता है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, जब हाई लेबर कॉस्ट होगी तो टाइम ज्यादा लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास इसी में आ जाती है लिक्विड कार्बोनाइजिंग। अब लिक्विड कार्बोनाइजिंग में क्या करते हैं हम एक टम्बलर लेते हैं, टम्बलर हो गया ऐसे, ठीक है, इसमें लिक्विड भर देते हैं। इसमें क्या होता है, 20% NaCN डालते हैं, 20% NaCN सोडियम साइनाइड। ठीक है, इसमें डिप किया जाता है सैंपल को, सैंपल इज डिप्ड, डिप करके रखते हैं थोड़ी देर के लिए एंड हीटेड एट 950 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सेम प्रोसेस, वर्क पीस जो होता है केस हार्डन हो जाता है ड्यू टू डिफ्यूजन। थर्ड हमारे पास ये आ गई हमारी लिक्विड कार्बन, लिक्विड कार्बोनाइजिंग, दिस इज अवर लिक्विड कार्बोनाइजिंग। अब हम करेंगे गैस कार्बोनाइजिंग, गैस कार्बोनाइजिंग। ठीक है, क्या है हमारी गैस कार्बोनाइजिंग, गैस कार्बोनाइजिंग में हमने सेम प्रोसीजर करना है बट गैस के साथ। यहाँ पे हमें एक चैम्बर होगा जो सील्ड होगा। ठीक है, और इस चैम्बर में हम क्या करेंगे, मीथेन गैस डाल देंगे, मीथेन डालेंगे, प्रोपेन डालेंगे, ब्यूटेन डालेंगे, जो भी कार्बन जैसी गैस होगी वही हम डालेंगे और इसको अच्छे से सील कर देंगे। ठीक है, वैक्यूम चैम्बर लगा के उसमें सिर्फ मीथेन गैस रखेंगे और बाकी उसको सील कर देंगे। ठीक है, थोड़ी देर बाद क्या होगा, और हाई टेम्परेचर रखेंगे तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, जो मीथेन गैस या प्रोपेन या ब्यूटेन कोई भी गैस जो होगी इसमें, ठीक है, वो इसमें फिर से डिफ्यूज करेगी, उसका केस जो है वो हार्डन कर देगी। ठीक है, दिस इज अवर गैस कार्बोनाइजिंग। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो है वो आता है हमारा पॉइंट, उसको हम कहते हैं साइनाइडिंग, या लिक्विड कार्बोनाइजिंग। सेकंड हमारा जो इंपॉर्टेंट है केस हार्डनिंग में वो है साइनाइडिंग। पहले हमने किया, पहला इंपॉर्टेंट था हमारा वो था, क्या था, वो था कार्बोनाइजिंग। साइनाइडिंग में हम क्या करते हैं, सेम चीज, लिक्विड बाथ रखते हैं और बीच में सैंपल डाल देते हैं, टेम्परेचर रखते हैं इसमें 820 से 860 डिग्री सेल्सियस, मिक्सचर बनाते हैं 20 to 50% NaCl, फिर 20 to 30% NaCN सोडियम साइनाइड और 25 to 30% सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें भी सेम चीज करते हैं, टेम्परेचर पे रखते हैं, वर्क पीस को रखते हैं, थोड़ी देर हीट करते हैं, उसके बाद जो हमें मिलता है वो मिलता है क्या, वो हमें केस हार्डन या साइनाइड हार्डन स्टील मिलता है। ठीक है, कहाँ पे यूज होता है, शाफ्ट्स में, स्मॉल शाफ्ट्स, स्मॉल शाफ्ट्स में, वॉर्म्स, वॉर्म एंड वॉर्म व्हील होते हैं, स्प्रिंग्स में। ठीक है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, साइनाइडिंग करते हैं इसकी। ठीक है, वहां पे हम क्या करते हैं, इसकी साइनाइडिंग करते हैं। सेम प्रोसीजर, हाई टेम्परेचर पे हम रखेंगे बट उसमें कार्बन और नाइट्रोजन दोनों डिफ्यूज होते हैं, इसमें कार्बन भी डिफ्यूज होता है, नाइट्रोजन भी डिफ्यूज होता है, दोनों डिफ्यूज होते हैं। तो ये हमारा बना देते हैं हमारा साइनाइडिंग। नेक्स्ट जो लास्ट इसमें रह गया है वो है हमारा नाइट्राइडिंग। नाइट्राइडिंग, अब नाइट्राइडिंग में क्या है, नाइट्राइडिंग में हमारे पास सेम चीज, सेम प्रोसीजर, एक गैस चैम्बर लेंगे। ठीक है, और यहाँ से गैस चैम्बर में हम गैस पास करेंगे, कौन सी गैस पास करेंगे, अमोनिया। ठीक है, तो यहाँ पे लगा दिया सैंपल और सैंपल में से सील करके अमोनिया पास कर दी। ठीक है, अब नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन का साइज जो होता है वो स्मॉल साइज होता है एज कंपेयर टू कार्बन, बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज हाई, बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज हाई।
अब हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण क्या होता है, स्ट्रेन फील्ड जो है वो बन जाती है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रेन फील्ड बनती है कार्बन के कंपैरिजन में। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम गैस प्रूव करते हैं, उसको थोड़ी देर रखते हैं, टेम्परेचर रेंज होती है इसकी 560 टू 650 डिग्री सेल्सियस, 560 to 650 degree Celsius. After night riding, after night riding, night riding, workpiece is cooled. Workpiece is cooled in the spring of ammonia. In the spring of ammonia. ठीक है, in the spring of ammonia. ठीक है, ये हमारी आ गई नाइट राइडिंग। ठीक है, अब यहाँ पे है, कहाँ पे यूज होती है, कहाँ पे यूज करेंगे हम, गियर्स बनाने में। ठीक है, सिलेंडर्स, ठीक है, गेजेस, कैम्स, वॉल्व्स, लाइनर्स, लाइनर क्या होता है, सिलेंडर के लाइनर्स। ठीक है, मशीन्ड सरफेस कोई भी होगा उसकी हम नेट राइडिंग कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि तीनों में से क्या क्वेश्चन होता है, वो आता है कि हार्डनेस बताइए, किसकी हार्डनेस जो है वो सबसे ज्यादा रहेगी। ठीक है, तो ऊपर लिखो हार्डनेस सीक्वेंस, हार्डनेस सीक्वेंस। ठीक है जी, तो हमारे पास आता है सबसे पहले नाइट राइडिंग। नाइट राइडिंग वाली चीज सबसे हार्ड होगी, जितनी हार्ड होगी उतनी ब्रिटल भी होगी। फिर आता है सन राइडिंग, बट ये सरफेस पे ही होता है तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। सन राइडिंग और कार्बोराइजिंग, 5 mm तक डेप्थ जाती है, 10 तक चल जाएगी। ठीक है, तो दिस इज अवर सीक्वेंस ऑफ हार्डनेस। सबसे ज्यादा किसका होगा, नाइट्रोजन का। तो आप ऐसे याद रखो, उमर अब्दुल्ला फारूक अब्दुल्ला कौन सी पार्टी के हैं, एनसी और एनसी। तो ये है, नाइट राइडिंग इज ग्रेटर देन साइनाइडिंग इज ग्रेटर देन कार्बोनाइजिंग। ठीक है, सो दिस इज अवर हार्डनेस सीक्वेंस और दिस इज वाज अवर केस हार्डनेस। नेक्स्ट टॉपिक जो आता है हमारे पास वो आता है फ्लेम हार्डनिंग। नेक्स्ट जो है वो है फ्लेम हार्डनिंग। नेक्स्ट टॉपिक इज अवर फ्लेम हार्डनिंग। अब फ्लेम हार्डनिंग में क्या होता है, 3 तरह की फ्लेम्स होती है। पहली होती है कार्बोराइजिंग, फर्स्ट इज कार्बोराइजिंग, सेकंड इज न्यूट्रल, न्यूट्रल, और थर्ड इज ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडाइजिंग। यहाँ पे आता है हमारा, कौन सी हम करते हैं, ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग से, फ्लेम से करते हैं। कार्बोनाइजिंग में कार्बन कंटेंट कम होता है, ऑक्सीजन का होता है। न्यूट्रल में 1 और 1 का रेशियो रहता है, और इसमें एक ये और ये ग्रेटर देन 1। टेम्परेचर जो होता है वो यहाँ पे यहाँ डिक्रीज होता है। ये वेल्डिंग में हम डिटेल में करेंगे कैसी टाइप की फ्लेम्स होती है। रेंज रहती है इसकी 2400 डिग्री सेल्सियस से लेके 3300 या 3400 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ हीटिंग ऑफ मीडियम कार्बन स्टील by high temperature and heat is supplied by the oxyacetylene torch. तो जो heat is supplied by, heat is supplied by oxyacetylene torch, और ये C2H2 क्या है हमारा, यही हमारी एसिटिलीन है। ठीक है, ठीक है, फ्लेम को हम, फ्लेम से हम क्या करते हैं, हम हीट सप्लाई करते हैं। हम देखो ये है हमारा वर्क पीस, ये है मेरा वर्क पीस, और यहाँ पे होगी हमारी फ्लेम हार्डनिंग। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये सेट जाएगा। ठीक है, ये सेट जाएगा, यहाँ पे होगी हमारी फ्लेम। ठीक है, दिस इज अवर फ्लेम, दिस इज अवर फ्लेम। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वाटर का स्प्रे होता है। ठीक है, तो ये होता है वाटर स्प्रे।
तो फ्लेम इसको हीट करती है और वाटर स्प्रे इसको जल्दी से जल्दी ठंडा कर देता है। जब वाटर जल्दी से जल्दी ठंडा करेगा तो क्या होगा, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ मार्टेनसाइट एंड सरफेस प्रोड्यूस्ड विल बी हार्ड। ठीक है, तो माइल्ड कार्बन स्टील्स जो है और मीडियम एंड माइल्ड कार्बन स्टील्स आर यूज्ड, मीडियम एंड माइल्ड कार्बन स्टील्स यूज दिस प्रोसेस। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट कहाँ पे यूज, कहाँ पे होता है यूज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कैमशाफ्ट को हार्ड करने के लिए, कैमशाफ्ट को हार्ड करने के लिए और बेड्स ऑफ लेथ, लेथ मशीन के जो बेड है उनको हार्ड करने के लिए हम यूज ये करते हैं। दिस इज अवर फ्लेम हार्डनिंग, दिस इज अवर फ्लेम हार्डनिंग। लास्ट टॉपिक जो इसका है हमारे हीट ट्रीटमेंट का, वो है हमारा इंडक्शन हार्डनिंग। इंडक्शन आपको पता है व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हम क्या करते हैं, कॉइल लेते हैं, इसमें से करंट पास करते हैं, ठीक है ना। अब कॉइल लेते हैं, इसमें से करंट पास करते हैं और वर्क पीस को रख देते हैं बीच में, ठीक है। तो विद द हीट ऑफ दिस, ये वर्क पीस हो गया, ये इंडक्शन कॉइल हो गया, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जब इसको जब हम इसमें से करंट पास करते हैं तो हीट जनरेट होती है, दैट हीट इज यूज्ड टू डू फॉर यूज फॉर हार्डनिंग पर्पसेस, ठीक है। लोकलाइज्ड हार्डनिंग कर सकते हैं हम, लोकलाइज्ड हार्डनिंग। लोकलाइज्ड का मतलब क्या होता है, सपोज मुझे पूरा वर्क पीस नहीं करना है, सपोज दिस इज माय वर्क पीस, ठीक है, ये हमारी कोई शाफ्ट है, मुझे सिर्फ यहाँ पे हार्डनिंग करनी है, तो मैं यहाँ पे कॉइल लेके यहाँ पे रख दूंगा, ठीक है, इसके आसपास, तो मेरी जो है हार्डनिंग हो जाएगी। तो मैं इसके आसपास इससे कॉइल रख दूंगा, ठीक है, और करंट पास कर दूंगा, तो ये कंपोनेंट जो है ये हार्ड हो जाएगा। फॉर्मूला आता है थिकनेस का, थिकनेस हम कैसे निकालते हैं इसकी, x इज इक्वल टू 5000 अंडर रूट ऑफ रो म्यू इंटू एफ। रो इज अवर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, रो इज अवर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। गेट में क्वेश्चन आया होगा शायद कभी एक आधी बार, वो भी पीई के पेपर में आया होगा। म्यू होता है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, और एफ हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी, एफ हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी, और एक्स हो गया हमारा थिकनेस। कितने थिकनेस पे हमारा यूज करते हैं हम इंडक्शन हार्डनिंग। यूजेस लिख लो इसके इंपॉर्टेंट, ठीक है। हार्डली कहाँ करते हैं, सरफेसेस ऑफ कैमशाफ्ट, सरफेसेस ऑफ कैमशाफ्ट, क्रैंकशाफ्ट, गियर्स, ठीक है, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स, स्प्लाइंड शाफ्ट्स, स्प्लाइंड शाफ्ट्स, ठीक है। सैंपल आज ये पास होते हैं करंट से, तो कॉइल से पास करते हैं, तो ड्यू टू एडी करंट्स देयर इज हीटिंग ऑन द सरफेस। फिर आगे क्या करते हैं, सैंपल्स ऑफ, इधर लिख देता हूँ, आफ्टर हीटिंग, आफ्टर हीटिंग samples are cooled in oil bath, क्वेंचिंग करते हैं हम इसकी ऑयल में, ठीक है। स्पेसिफिकली यूज्ड फॉर alloy steels, specifically used for alloy steels, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आज का टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक में हमने करना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, एज हार्डनिंग। एज हार्डनिंग किसको कहते हैं, एज हार्डनिंग के बाद हमारी आ जाएगी विड्समैन स्ट्रैटन स्ट्रक्चर, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे कुछ डेफिनेशंस आ जाएंगी, डेफिनेशंस के बाद हमारा आएगा क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ठीक है। क्रीप पढ़ेंगे, क्रीप इज वेरी इंपॉर्टेंट, आजकल बहुत काम चलता है इस पे, क्रीप पे टेस्टिंग होती है। तो ये हमारे क्रिस्टल स्ट्रक्चर हमारा लास्ट टॉपिक है।
और क्रिस्टल स्ट्रक्चर में हमारा मिलर इंडाइसिस, और लास्ट में हमारे डिफरेंट अलाइज। इसका हम एक चार्ट बनाएंगे, चार्ट ही देख लेंगे। सो दिस विल बी अवर डिफरेंट अलाइज। अलाइज ही देखेंगे कौन कौन सी अलाइज चल रही है उसमें, और फिर देखेंगे कैसे चलता है। ठीक है, सो दिस इज आवर होल लेक्चर। होप यू वुड लाइक इट। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट, and do work hard.